EAT, आपने जो डेटा वापस लाया वह बहुत ही रोचक था। हमने तुरंत ही पहचान लिया कि हम किससे निपट रहे हैं और फिर आपको वापस बुला लिया। अधिकारी जेरेकेस ने बताया, विसंगतियों के लिए जिम्मेदार पेड़ वास्तव में ऐसी प्रजाति का नहीं है जो आमतौर पर इस तरह के जैविक विकास में संलग्न हो। क्या? रूई ने भौहें सिकोड़ीं। पेड़ की प्रजाति इस तरह से नहीं बढ़ती और विकसित होती है। अधिकारी जेरकेस ने सिर हिलाया। सही है, तो फिर क्या कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत पेड़ इस तरह विकसित और बढ़ता है? रूई ने पूछा। ये पहली संभावना थी जो दिमाग में आई, हालांकि उसे नहीं पता था कि वे परिस्थितियां क्या थीं। ये भी सही है, अधिकारी जेरकेस ने सिर हिलाया। वास्तव में ये प्रजाति ऐसी एकमात्र प्रजाति नहीं है जो इस तरह की वृद्धि और विकास में संलग्न है। ऐसी कई प्रजातियां हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में समान वृद्धि विकास में संलग्न हैं। ये हालात क्या हैं? रूई ने उत्सुकता से पूछा। 20 डोमेन में कई पेड़ प्रजातियों में जड़ों के विकास की उच्च क्षमता होती है। उन्होंने आगे कहा, उनकी जड़ों में बहुत गहराई तक बढ़ने की क्षमता होती है। शुद्ध जड़ की मात्रा संबंधित पेड़ को बहुत अधिक पोषण प्रदान करती है। हालांकि कभी कभी ये जड़ें सिर्फ साधारण मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों से कहीं ज्यादा किसी चीज में चली जाती हैं। वे उच्च ऊर्जा वाले गूढ़ अयस्कों में भागते हैं। उन्होंने आगे कहा, अधिकांश प्रजातियों में इतनी शक्तिशाली जड़ें नहीं होती कि वे गूढ़ अयस्कों को सोख सकें और उन्हें त्वरित वृद्धि के लिए पोषण में बदल सकें। लेकिन क्या होगा अगर कोई प्रजाति उच्च ऊर्जा वाले गूढ़ अयस्कों और यौगिकों को अवशोषित करने में सक्षम हो? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई की आंखें दिलचस्पी और जिज्ञासा से चमक उठीं। जब उसने खुद इसके बारे में सोचा था तब भी ये परिस्थितियां उसके दिमाग में नहीं आई थीं। मुख्यतः इसलिए क्योंकि इसके लिए गैया के भूविज्ञान की समझ की आवश्यकता थी जिसकी उसे बहुत कमी थी। लेकिन वह समझ सकता था कि उसका स्पष्टीकरण किस दिशा में जा रहा था। अगर ऐसी कोई प्रजाति होती तो संभवतः उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती। रूई ने अपना सिर खुजलाया। गूढ़ पदार्थों और अन्य गूढ़ संसाधनों के बारे में उसकी समझ बहुत उथली थी। वह संभवतः कोई सुविचारित स्पष्टीकरण नहीं दे सकता था। सही, एजेंट जेरेक्स ने आगे बोलने से पहले सिर हिलाया। और क्या होता है जब पेड़ को अत्यधिक ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच मिलती है जिससे वह व्यवहार्य रूप से ऊर्जा प्रदान कर सकता है? क्या होता है कि पेड़ सामान्य परिस्थितियों में जितना सामान्य रूप से बढ़ सकता है उससे कहीं अधिक हद तक बढ़ने और विकसित होने में सक्षम होता है? अतिरिक्त ऊर्जा पेड़ के विस्तार में प्रवाहित होती है। हालांकि यह विस्तार पेड़ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में नहीं होता है, यह पेड़ के पार्श्व विस्तार में होता है। वाह, रूई ने टिप्पणी की। क्या इसीलिए पेड़ अपने क्षेत्र के हिसाब से इतना ज्यादा चौड़ा था? सही, एजेंट जेरकेस ने सिर हिलाया। शाखाएं जमीन तक पहुंचती हैं और मिट्टी में धंस जाती हैं, फिर और भी जड़ें उगती हैं जो उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ को और अधिक निकालने के लिए गूढ़ अयस्क भंडार की ओर गहरी खुदाई करेंगी। आपके द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह पेड़ जो आपके मिशन का लक्ष्य था, गूढ़ यौगिकों के एक बड़े भंडार में चला गया है, ये देखते हुए कि यह एक शहर के आकार में फैल गया है। मैं समझ गया। रूई ने जेरकेस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी को पचा लिया। शाखाओं की प्रतिक्रियाशील रक्षा प्रणाली भी असामान्य नहीं है। पेड़ उन जीवन रूपों को अपने पास नहीं आने देता जो उसके लिए बहुत खतरनाक हैं। यही कारण है कि जब आपने माइंड मास्क तकनीक के साथ स्क्वायर स्तर की आभा दिखाई तो उसने आप पर हमला किया। केवल मार्शल अप्रेंटिस जो निश्चित रूप से स्क्वायर दायरे से नीचे हैं, वे जंगल में बिना किसी बाधा के प्रवेश करने में सक्षम हैं, अधिकारी जेरकेस ने बताया। और जिस अवसर का तुमने पहले जिक्र किया था, रूई ने आगे कहा, तुम जमीन के नीचे छिपे रहस्यमय अयस्क भंडारों की बात कर रहे हो। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ हद तक, अधिकारी जेरकेस ने सिर हिलाया। हालांकि पेड़ अपने आप में मूल्यवान है। आपने जिन फलों के बारे में बताया वे वास्तव में जैविक उत्पाद हैं जिनमें संसाधित और शुद्ध गूढ़ पदार्थ होते हैं, इसलिए उनके अजीब गुण हैं जिनमें उनकी उच्च विषाक्तता भी शामिल है। पेड़ अपने लिए खतरा बनने वाले कमजोर जीवों को फल के आकर्षण से आकर्षित होने देता है ताकि वे इसे खा सकें और मर जाएं और पेड़ द्वारा अवशोषित हो जाएं। तो फिर फल अपने आप में मूल्यवान हैं? रूई ने पूछा। बिल्कुल, अधिकारी जेरकेस ने सिर हिलाया। वे अयस्कों को ऐसे तरीकों से संसाधित करते हैं जिन्हें हम अक्सर समझ नहीं पाते और न ही दोहरा सकते हैं। उनका उपयोग अक्सर अयस्कों के शुद्धिकरण और प्रसंस्करण में किया जाता है। तो हमें बस इतना करना है कि हम झपट्टा मारकर फलों को ले लें और गूढ़ अयस्कों पर ध्यान दें। रूई ने पूछा। अगर ऐसा था तो वह निश्चित रूप से मार्शल यूनियन और मंत्रालय की पेड़ में रुचि को समझ सकता था। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? आदर्श रूप से यह इतना ही सरल होगा। एजेंट जेरकेस ने सिर हिलाया। लेकिन अफसोस, वास्तविकता शायद ही कभी इतनी आदर्श होती है। क्या आप सेरेवियन पठार के भूगोल और मानव सभ्यता में इसके स्थान के बारे में जानते हैं? विशेष रूप से इसके सबसे नज़दीकी राष्ट्रों के बारे में? रूई ने सिर हिलाया। निकटतम परिवेश में छोटी छोटी मानव बस्तियां और राज्य हैं।
आगे की ओर कैंड्रियन साम्राज्य, गोर्तेव गणराज्य और सेकिगहारा संघ जैसे सुपर राष्ट्र स्थित हैं। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे समझ में आया, हम गूढ़ जलाशयों और पेड़ों पर आसानी से दावा नहीं कर सकते, है न? बिल्कुल नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। सुपर राष्ट्रों को जल्द या बाद में सेरेवियन पठार की विसंगतियों के महत्व का एहसास होगा। एक बार ऐसा हो जाए, उसने रूई से आंखें मिलाईं। ये युद्ध है। एक बड़े शहर के आकार के मूल्यवान गूढ़ अयस्कों की खदान ऐसी चीज नहीं है जिसे सुपर राष्ट्र अपने प्रतिद्वंद्वियों को मुफ्त में दे सकें या देने को तैयार हों, खासकर तब जब वे सभी सेरेवियन पठार से समान दूरी पर हों। मोटे तौर पर, रूई ने गले में कुछ अटकाकर कहा, इसलिए मुझे तत्काल वापस बुलाया गया। मेरी जानकारी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इससे उच्च लोगों के मार्शल आर्टिस्ट भी प्रभावित होंगे। नहीं, एजेंट ज़ेरकेस ने अपना सिर हिलाया। ऐसा होने की संभावना नहीं है। पूरी संभावना है कि युद्ध वास्तव में अप्रेंटिस दायरे तक ही सीमित रहेगा। क्या? रूई की आंखें उलझन में सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? इतना महत्वपूर्ण संघर्ष प्रशिक्षु क्षेत्र तक ही सीमित क्यों रहेगा? व्यवहारिक कारणों से, अधिकारी ज़ेरकेस ने उससे कहा। जैसा कि आप जानते हैं, पेड़ स्क्वायर दायरे में या उससे ऊपर मार्शल आर्टिस्ट पर हमला करता है, लेकिन निश्चित रूप से उन हमलों का मार्शल स्क्वायर के लिए कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा, मुझे पता है कि उनका कोई मतलब नहीं है। मैं सतर्क होने पर उनसे बचने में सक्षम था। उन हमलों का मार्शल स्क्वायर के लिए कोई मतलब नहीं है। वे मार्शल स्क्वायर के लिए कुछ भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे पेड़ के लिए सब कुछ हैं। अधिकारी ज़ेरकेस ने उत्तर दिया, मार्शल स्क्वायर पेड़ द्वारा किए जाने वाले हमलों को कुचलने में सक्षम होंगे, लेकिन पेड़ों की प्रतिक्रियाशील रक्षा प्रणाली जो वर्गीकरण से गुजरती है, जो कि व्यापक विकास प्रक्रिया का व्यापक बोलचाल का शब्द है, बहुत ही आत्मविनाशकारी है। हालांकि मार्शल स्क्वायर बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाएंगे, लेकिन पेड़ खुद नहीं बचेगा। सभी फल कुचले जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, जिससे उन्हें औषधि में संसाधित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर असंभव नहीं। फल वास्तविक अयस्क के समान ही मूल्यवान हैं, अगर उनके शुद्ध संविधान के कारण अधिक नहीं। इसलिए आमतौर पर राष्ट्र मार्शल कलाकारों को शक्ति के स्तर पर या उससे ऊपर नहीं भेजते हैं जो प्रतिक्रियाशील रक्षा तंत्र को ट्रिगर करने के परिणामस्वरूप होगा। आमतौर पर, रूई ने शब्द के निहितार्थ को समझते हुए पूछा, क्या ये पहले भी कई बार हो चुका है, इसलिए यह एक चलन बन गया है? वास्तव में, अधिकारी ज़ेरकेस ने सिर हिलाया। संघर्ष को आवश्यक क्षेत्रों तक सीमित रखने के लिए प्रासंगिक मानव राष्ट्रों के बीच एक अलिखित और कभी कभी मौखिक और लिखित समझौता भी होता है, ताकि संघर्ष के परिणामस्वरूप संसाधनों की बर्बादी न हो। राष्ट्र ऐसे संसाधित जैव संसाधनों पर अपना हाथ रखना पसंद करेंगे जिन्हें तकनीकी समाधानों में इस्तेमाल करना बहुत आसान है, बजाय इसके कि वे खाली हाथ घर लौटें। मैं समझ गया, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो इस मामले में ये सही है, अधिकारी ज़ेरकेस ने तुरंत जवाब दिया। इस मामले में ये काफ़ी संभावना है कि आप जैसे मार्शल अप्रेंटिस कालकोठरी युद्धों में शामिल होंगे। डंगोनवाज, रूई ने भौहें सिकोड़ीं। बोलचाल की भाषा में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। अधिकारी ज़ेरकेस ने ठहाका लगाया, क्योंकि भूमिगत गुफा नेटवर्क, सतह और शाखा नेटवर्क सहित एक त्रिआयामी वातावरण है जो कमोबेश बंद है। बरगद के जंगल के वातावरण को कालकोठरी कहा जाता है। मैं समझ गया, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे लगता है कि ऐसा कई बार हुआ होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, बहुत ज़्यादा। अधिकारी ज़ेरकेस ने सिर हिलाया। इतना कि बरगद के जंगल के उभरने से निपटने के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल और सिस्टम मौजूद हैं। उन प्रोटोकॉल में से एक है बरगद के पेड़ की खोज करने वाले मार्शल आर्टिस्ट या संबंधित व्यक्ति को तत्काल बुलाना और उनसे रिपोर्ट प्राप्त करना। अधिकारी ज़ेरकेस ने समझाया, इसीलिए आप और मैं दोनों यहाँ हैं। अब समय बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने मिशन की विस्तृत रिपोर्ट दें। किसी भी जानकारी को महत्वहीन या अनावश्यक न समझें। क्या ये स्पष्ट है? रूई ने सिर हिलाया। समझ गया। रूई ने अपनी जिज्ञासा और रुचि को एक तरफ रख दिया और अधिकारी ज़ेरकेस द्वारा दिए गए टाइपराइटर पर टाइप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे विस्तृत जानकारी देनी थी। रिपोर्ट लिखने में उसे काफ़ी समय लगा था। हो गया। आखिरकार जब उसने बात खत्म की तो रूई ने झल्लाते हुए कहा, ये लीजिए। ज़ेरकेस ने रिपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पढ़ते हुए ऊपर देखा। अच्छा काम अप्रेंटिस क्वारियर, आपका मिशन लगभग दोषरहित तरीके से पूरा हुआ और आपने एक ऐसी प्रक्रिया को गति दी है जो अन्यथा सामान्य से अधिक समय लेती, जिससे हमें महत्वपूर्ण समय का लाभ मिला। अब क्या मेरे जाने से पहले आपके पास कोई प्रश्न है? हाँ, रूई ने सिर हिलाया। अन्य देशों को इस बारे में कैसे पता चलेगा? अन्य राष्ट्र अक्षम नहीं हैं। अधिकारी ज़ेरकेस ने नाक भान सिकोड़ी। राष्ट्रों के पास विभिन्न सूचना नेटवर्क हैं जो उन्हें पर्याप्त समय दिए जाने पर इसके बारे में जानने की अनुमति देंगे। इसके अलावा, जब पेड़ ने आप पर हमला किया तो उससे निकलने वाला भूकंपीय विकिरण नगण्य नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने उन राष्ट्रों की जांच अर्जित की होगी जो सेरेवियन पठार से बहुत दूर नहीं हैं। रूई ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे खुद ही यह पता चल गया था।
वह बस ये सत्यापित करना चाहता था कि इस मुद्दे पर उसका विचार सही है। तो अगर बरगद के पेड़ पर एकाधिकार करने के लिए संघर्ष में केवल मार्शल अप्रेंटिस ही शामिल होंगे तो क्या मैं जल्द ही एक मिशन की उम्मीद कर सकता हूँ? मार्शल यूनियन निश्चित रूप से अपने मार्शल कलाकारों को भाग लेने के लिए कमीशन देने के लिए कुछ प्रयास करेगी। अधिकारी ज़ेरकेस ने सिर हिलाया। किस उपाय के बारे में मैं नहीं बता सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह रूई की ओर मुड़ा। हालांकि यह लगभग तय है कि तुम्हें युद्ध प्रयास में शामिल कर लिया जाएगा। ओह, रूई ने आंख उठाए। ऐसा क्यों? अधिकारी ज़ेरकेस ने नाक भान सिकोड़ी। क्या हम विनम्रता से पेश आ रहे हैं? आप 10वीं कक्षा के मार्शल अप्रेंटिस हैं जिनके पास कालकोठरी में काम आने वाले कौशल हैं। सिर्फ यही काफ़ी है। अब मुझे चलना चाहिए। आपसे मिलकर खुशी हुई, अप्रेंटिस क्वारियर। अधिकारी ज़ेरकेस को अलविदा कहने के बाद रूई घर वापस जाते समय विचारों में खो गया। गूढ़ संसाधनों पर एकाधिकार को लेकर मार्शल कलाकारों के बीच संघर्ष। वह उत्साहित होकर मुस्कुराया। जब वह थोड़ा उबने लगा था तभी उसे अपने से कहीं बड़े संघर्ष में भाग लेने का शानदार अवसर मिला। आखिर कितने मार्शल आर्टिस्ट इसमें भाग लेंगे? भौगोलिक परिवेश के कितने श्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्टों के खिलाफ वह लड़ेगा? 10वीं कक्षा में भी उच्च श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों की संख्या बहुत अधिक होगी। रूई ने उत्साहित होकर कहा। 10वीं कक्षा में मार्शल अप्रेंटिस का अनुपात मार्शल अप्रेंटिस आबादी का बहुत छोटा हिस्सा था। कैंड्रियन साम्राज्य में बहुत कम मार्शल अप्रेंटिस थे जो रूई को सही मायने में टक्कर दे सकते थे। हालांकि ये तब था जब बातचीत एक ही देश तक सीमित थी। जब कई राष्ट्र इसमें शामिल थे तब भी शीर्षस्थ मार्शल प्रशिक्षुओं की संख्या कम नहीं थी। रूई ने कहा, ये ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर है। उसके लिए एक बिल्कुल बराबर प्रतिद्वंद्वी ढूंढना बहुत मुश्किल था। हालांकि मार्शल्स कोय खुद को रोक सकते थे लेकिन यह समान नहीं था। वे केवल इतना ही रोक सकते थे। उनकी मानसिक प्रक्रिया और सजगता के साथ साथ उनके संविधान की कठोरता को धीमा करना शारीरिक रूप से असंभव था। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण था लेकिन ये सही नहीं था। लेकिन इसके साथ ही वह वास्तव में मार्शल प्रशिक्षुओं के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो जाएगा जो वास्तव में उसके बराबर थे, शायद उससे भी महान। दिन बीत गए और रूई ने इस डर से कोई भी मिशन लेने से इनकार कर दिया कि जब भी कैंड्रियन साम्राज्य कालकोठरी युद्ध के मामले को संभालने के लिए कोई कार्रवाई करने का फैसला करेगा तो वह उसमें शामिल होने से चूक जाएगा। सच कहूं तो रूई को यकीन नहीं था कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। क्या मार्शल यूनियन अकेले शामिल होगी? क्या कैंड्रियन सरकार या शाही परिवार शामिल होगा या नियंत्रण लेगा? उसे नहीं पता था। वह इस बारे में निश्चित नहीं था कि कैंड्रियन साम्राज्य के दो आधिपत्य कैसे कार्य करेंगे। राजनीति के बारे में उनकी समझ अभी भी बहुत अस्पष्ट और व्यापक थी। वह उन बारीकियों को नहीं समझ पाया जो ऐसे मामलों में शामिल थीं जो अंततः ये तय करती कि कैंड्रियन साम्राज्य कालकोठरी युद्धों में किस तरह भाग लेगा। ये सिर्फ खुफिया जानकारी या होशियारी का मामला नहीं था, वह बस अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और विदेश नीति या घरेलू निर्णय लेने वाले प्रोटोकॉल के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखता था जिसमें मार्शल यूनियन और कैंड्रियन सरकार ने मामले को संसाधित करते समय भाग लिया था। आखिरकार एक घोषणा की गई। हालांकि ये वह घोषणा नहीं थी जिसका रूई को इंतजार था या जिसकी उसे उम्मीद थी। मार्शल अप्रेंटिस ग्रेडिंग सिस्टम में बदलाव। रूई ने भौहें सिकोड़ी। सचमुच इस समय? लेकिन क्यों? क्या ये ठीक से काम नहीं कर रहा था? इस बदलाव का कारण क्या है? उन्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि वे ही मार्शल कौशल मूल्यांकन की मौजूदा 10 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली को अद्यतन करने के लिए अग्रणी प्रेरक थे। शुक्र है कि उन्हें अपने अकाउंटर और पत्र के माध्यम से जो घोषणा मिली उसमें इस परिवर्तन के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया गया था। मार्शल आर्टिस्ट की हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी के मार्शल आर्टिस्ट से ज़्यादा मजबूत थी। ऐसा उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले विकास और प्रशिक्षण संसाधनों के कारण हुआ जिन तक युवा और नई पीढ़ियों की पहुंच थी। रूई ने पिछले कुछ सालों में जिन तकनीकों और प्रशिक्षण और विकास संसाधनों का इस्तेमाल किया उनमें से कई वास्तव में हाल ही में विकसित किए गए उत्पाद थे जिन तक पिछली पीढ़ी की कभी पहुंच नहीं थी। समय के साथ ये अंतर इतने बढ़ गए कि सबसे मजबूत मार्शल अप्रेंटिस ने मार्शल यूनियन द्वारा निर्धारित 10 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली की सीमाओं को पार कर लिया। ऐसे समय में मार्शल यूनियन अधिकांश मार्शल अप्रेंटिस को एक अंक से नीचे कर देती थी जबकि सबसे मजबूत मार्शल अप्रेंटिस नया शिखर बन जाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संदेश में उन्हें बताया गया कि उनका नया ग्रेड उनके पुराने ग्रेड के समान ही रहेगा। अजीब है। उसने कंधे उचकाए और पत्र फेंक दिया। इससे उसके लिए कुछ नहीं बदला, इसलिए यह इतना मायने नहीं रखता था। हालांकि वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या इसका उसके लिए पूर्वानुमानित आगामी कालकोठरी युद्धों से कुछ लेना देना था। क्या वे युद्ध में केवल सबसे योग्य मार्शल आर्टिस्ट ही भाग लें, ये सुनिश्चित करने के लिए मार्शल अप्रेंटिस ग्रेडिंग सिस्टम को फिर से समायोजित कर रहे थे। रूई को पक्का संदेह था कि यह सच के करीब है। उसने अपने अकाउंटर के जरिए अपने दोस्तों से संपर्क किया और उनसे उनके ग्रेडिंग पॉइंट के बारे में पूछा। केन ने पुष्टि की, मैं 9वीं कक्षा में ही रहा, लेकिन हेवर, फे और नेल 8वीं कक्षा में चले गए।
डेलन 7वीं कक्षा में चले गए, जबकि मिलियाना 6ठी कक्षा में चली गई। मैं समझ गया, यह उनके लिए शर्म की बात है। रूई ने माना। 9वीं कक्षा में बने रहने के लिए आपको बधाई। आप अभी बहुत मजबूत होंगे, शायद पिछली कक्षा 10 तक पहुंचने के कगार पर होंगे। कड़ी मेहनत कर रहा हूं, हमेशा अकादमी में नहीं रह सकता, केन ने जवाब दिया। फ़ोन रखने से पहले उन्होंने थोड़ी देर और बातचीत की। मुझे आश्चर्य है कि फियोना और इयान किस ग्रेड पर हैं, रूई ने सोचा। वे अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट में से 2 थे। वह उत्सुक था कि वे वर्तमान में किस स्तर पर हैं। आखिरकार मार्शल प्रतियोगिता समाप्त हुए 1 साल से अधिक समय हो गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर, विशेष रूप से वह फियोना के बारे में उत्सुक था। उसकी महारत की दर अविश्वसनीय थी, जो संभवतः उससे भी अधिक थी, जबकि अब उसकी खुद की महारत की दर काफ़ी कम हो गई थी। मैं शायद तब कालकोठरी युद्धों के लिए उनसे मिलूंगा। उसे एहसास हुआ, अगर वे काफ़ी शक्तिशाली थे और वे लगभग निश्चित रूप से थे, तो वह निश्चित रूप से उनसे तब टकराएगा जब मार्शल यूनियन और कैनेडियन सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि कालकोठरी संघर्ष के साथ कैसे आगे बढ़ना है। तुम इतने बेचैन क्यों हो? जूलियन ने संदिग्ध नज़रों से पूछा। मैं बेचैन नहीं हूँ, रूई ने भावहीनता से उत्तर दिया। आप पिछले कुछ दिनों से सोफे पर इधर उधर घूम रहे हैं, बजाय इसके कि आप बाहर जाकर कोई मिशन पूरा करें या कोई नई तकनीक सीखें, जैसा कि आप आमतौर पर करते हैं। आप लगातार अपने अकाउंटर को उत्सुकता से देखते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हो, संभवतः किसी तरह की घोषणा। जूलियन ने उससे कहा, क्या मैं गलत हूँ? टस्क, रूई ने चिढ़कर कहा, ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम इतनी बेसब्री से किस बात का इंतजार कर रहे हो? जूलियन ने उत्सुकता से पूछा। रूई ने उसे बताया, मुझे एक संघर्ष की सूचना मिली है जिसमें कई राष्ट्र शामिल हैं और जो संभवतः प्रशिक्षु क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। यह मेरे लिए पनामा महाद्वीप के एक छोटे से हिस्से में सबसे शक्तिशाली मार्शल प्रशिक्षुओं के खिलाफ अपनी शक्ति का परीक्षण करने का एक सही अवसर है। जूलियन की आंखें उसकी बातें सुनकर चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल पक्का, रूई ने सिर हिलाया। मैं बस इसका इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मैं घोषणा आने पर किसी मिशन पर नहीं जाना चाहती। अगर घोषणा 1 हफ्ते के अंदर नहीं आती है, तो मैं कम ग्रेड वाले त्वरित मिशन लेने जा रही हूँ जिन्हें घोषणा आने तक कुछ ही समय में पूरा किया जा सकता है। क्या तुम सच में भाग लेना चाहते हो? जूलियन ने चिंतित भाव से पूछा। ये बहुत खतरनाक लगता है। तुम कुछ सबसे शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करोगे और उनके खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालोगे। मुझे पता है, रूई ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं अति आत्मविश्वासी हो रहा हूँ, लेकिन न केवल अन्य मार्शल आर्टिस्ट से लड़ना एक मार्शल आर्टिस्ट होने का मुख्य हिस्सा है, बल्कि मुझे इस समय और भी मजबूत बनने की ज़रूरत है। स्क्वायर की राह पर आगे बढ़ने के लिए मुझे वास्तव में शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ अनुभव की ज़रूरत है। जूलियन को दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास देखकर थोड़ा और आश्वस्त महसूस हुआ। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं, तो मैं आपको केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। कैनेडियन साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में आप जिन अनेक संप्रभु राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रतिनिधियों, मैं सभी सहभागी राष्ट्रों को हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए तथा सेरेवियन कालकोठरी के मामले में बातचीत में शामिल होने की आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद देता हूँ। वरगार्ड शहर के रॉयल पैलेस के एक बड़े आलीशान हॉल में एक गोल मेज थी जिस पर कई आकृतियां बैठी हुई थीं। फिर भी उन सभी में से केवल एक ही शारीरिक रूप से मौजूद थी। शेष आकृतियां गूढ़ त्रि-आयामी प्रक्षेपण तकनीक का उपयोग करके प्रक्षेपित त्रि-आयामी छवियां थीं। एकमात्र शारीरिक रूप से मौजूद व्यक्ति से पहले कैनेडियन साम्राज्य का प्रतिनिधि एक ऐसा उपकरण था जो उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता था और विभिन्न देशों में कई स्थानों पर सूचना प्रसारित करता था जो कैनेडियन प्रतिनिधि की त्रि-आयामी छवि को प्रक्षेपित करता था। ये संचार का एक उच्च स्तरीय रूप था जो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ इस प्रकार संवाद करने की अनुमति देता था मानो वे एक ही कमरे में मौजूद हों। जैसा कि आप सभी निश्चित रूप से जानते हैं, सेरेवियन पठार अपने मूल में एक कालकोठरी का घर बन गया है। इस बैठक का उद्देश्य सेरेवियन कालकोठरी और उसके भीतर मौजूद संसाधनों पर दावों के मामले में सहयोग करना या समझौता करना है। सेरेवियन कालकोठरी के फलों में बड़ी मात्रा में फेदरब्लड मर्करी और नेरेनियल फ्लिंटस्टोन मौजूद पाए गए हैं। कैनेडियन साम्राज्य के प्रतिनिधि ने आगे कहा, हम तुरंत विचार विमर्श और बातचीत शुरू करेंगे। पहला प्रस्ताव जो मैं उपस्थित सभी प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों को देना चाहूँगा, वह है सेरेवियन पठार से एक से अधिक संप्रभु राज्य द्वारा सेरेवियन कालकोठरी पर किए गए किसी भी दावे की स्वीकृति का सामूहिक खंडन। कैनेडियन साम्राज्य इस विश्वास में दृढ़ है कि सेरेवियन पठार से एक से अधिक संप्रभु राज्य द्वारा अलग किए गए संप्रभु राज्यों को सेरेवियन कालकोठरी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। सभी इसके पक्ष में हैं। तुरंत ही कमरे में मौजूद सभी प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर संकेत दिया कि वे कैनेडियन प्रतिनिधि द्वारा रखे गए प्रस्ताव से सहमत हैं। इस प्रस्ताव ने बहुत दूर से संप्रभु राज्यों को सेरेवियन कालकोठरी पर अतिक्रमण करने से प्रभावी रूप से रोका।
संप्रभु राष्ट्र, जिनके प्रतिनिधि कैंड्रियन साम्राज्य द्वारा आयोजित वर्तमान में चल रहे शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे, वे सभी राष्ट्र थे जो इतने दूर नहीं थे कि सेरेवियन कालकोठरी के क्षेत्र पर वैध दावा न कर सकें। वे सभी सेरेवियन कालकोठरी पर अन्य राष्ट्रों के दावों को वैध मानने से इनकार करने के लिए तैयार थे। जितने कम संप्रभु राज्यों को उन्हें सेरेवियन कालकोठरी के लिए वैध दावेदार के रूप में स्वीकार करना होगा, उतने ही कम लोगों के साथ उन्हें पाई साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सर्वसम्मति से सहमति। कैंड्रियन साम्राज्य के प्रतिनिधि ने सिर हिलाया। अब जब ये बात खत्म हो गई है, तो अब कोई भी प्रतिनिधि जो प्रस्ताव या बयान देना चाहता है, उसके लिए मंच खुला है। तुरंत ही उनमें से एक आकृति ने 2 उंगलियां उठाईं, जो बोलने की उनकी इच्छा को दर्शाती थीं। राजा जूलियन फिल नोचस। कैंड्रियन साम्राज्य के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया। नोचस साम्राज्य के शासक के रूप में, मैं सेरेवियन कालकोठरी को नोचस साम्राज्य की संपत्ति घोषित करना चाहूंगा। सेरेवियन पठार के सबसे निकट के राष्ट्र के रूप में, इस हद तक कि नोचस साम्राज्य की सीमा कई बिंदुओं पर सेरेवियन पठार की सीमा को ओवरलैप करती है। हमारे दावे की वैधता सेरेवियन कालकोठरी के लिए सबसे मजबूत और एकमात्र सही मायने में वैध दावा है। मैं पड़ोसी गैर उपनिवेशित भूमि पर राज्यों के दावों के तरीके की ओर इशारा करता हूं। गैर उपनिवेशित भूमि को आमतौर पर निकटतम सीमावर्ती संप्रभु राज्य की संपत्ति और जिम्मेदारी के रूप में माना जाता है। इस तर्क और अंतर्राष्ट्रीय रिवाज के अनुसार सेरेवियन पठार और सेरेवियन कालकोठरी नोचस साम्राज्य के हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला। कई प्रतिनिधियों ने अपने हाथ उठाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। सेकीगहारा संघ के प्रतिनिधि। कैंड्रियन प्रतिनिधि ने अपने सबसे करीबी व्यक्ति की ओर सिर हिलाया। सेकीगहारा संघ राजा जूलियन फिल नोचस के बयान या सेरेवियन पठार और कालकोठरी पर दावे की वैधता को स्वीकार नहीं करता है। गोर्तेया गणराज्य सेकीगहारा संघ का समर्थन करता है। एक अन्य प्रतिनिधि ने भी कहा। ब्रिटेनियन साम्राज्य भी सेकीगहारा संघ का समर्थन करता है। एक एक करके सभी प्रतिनिधियों ने सेकीगहारा कॉन्फेडरेट प्रतिनिधि का समर्थन करते हुए सेरेवियन पठार और कालकोठरी पर दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा जूलियन की बात सही थी या नहीं। किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। उनमें से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क जैसी किसी चीज़ के लिए फेदरब्लड मर्करी या नेरेनियल फ्लिंटस्टोन की शहर भर की खदान को पूरी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं था। कैंड्रियन साम्राज्य भी सेकीगहारा संघ के राजा जूलियन के सेरेवियन पठार और कालकोठरी पर दावे के खिलाफ रुख का समर्थन करता है। कैंड्रियन साम्राज्य आगे ये बताना चाहेगा कि नोचस साम्राज्य ने उन जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज किया है जो आमतौर पर सेरेवियन पठार के वास्तविक स्वामी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होने के साथ आती हैं। कैंड्रियन प्रतिनिधि ने आगे कहा। इस प्रकार सेरेवियन पठार पर इस तरह के सुविधाजनक समय पर किए गए दावे की वैधता अत्यधिक संदिग्ध और स्वीकार्य नहीं है। कैंड्रियन प्रतिनिधि ने सभी अन्य प्रतिनिधियों का सामना करने के लिए पीछे मुड़कर देखा। कैंड्रियन साम्राज्य इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित सभी संप्रभु राष्ट्रों के बीच सेरेवियन कालकोठरी के क्षेत्र का विभाजन प्रस्तावित करता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य मार्शल आर्ट संसाधनों की बर्बादी को खत्म करना है, जो निस्संदेह सेरेवियन कालकोठरी में सेरेवियन कालकोठरी के लिए संघर्ष का कारण बनेगा। ये कैंड्रियन साम्राज्य का एक अधिक विवादास्पद प्रस्ताव था। प्रस्ताव उन संप्रभु राष्ट्रों के पक्ष में था जो सबसे छोटे और सबसे कमजोर राष्ट्रों में से थे, जिनके लिए सेरेवियन कालकोठरी के एक हिस्से को सफलतापूर्वक जब्त करने और रखने में भी संदेह था अगर इस पर युद्ध हुआ। दूसरी ओर, यह एक ऐसा प्रस्ताव था जो शिखर सम्मेलन में मौजूद बड़े और अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों के पक्ष में नहीं था। ब्रिटेनियन साम्राज्य कैंड्रियन साम्राज्य द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार करता है। ब्रिटेनियन साम्राज्य के प्रतिनिधि ने सख्ती से जवाब दिया। हम जो हमारा है उसे जब्त करने में पूरी तरह से। ब्रिटेनियन साम्राज्य के प्रतिनिधि की कठोर घोषणा से माहौल तनावपूर्ण हो गया। इससे कोई मदद नहीं मिली कि प्रतिनिधि ने ब्रिटेनियन साम्राज्य का उल्लेख तीसरे व्यक्ति के बजाय प्रथम व्यक्ति में करके संबोधन के मानदंडों को तोड़ा था, जबकि वह राज्य का शासक नहीं था। फिर भी किसी भी अन्य प्रतिनिधि ने इस असभ्य हरकत के खिलाफ तुरंत आवाज नहीं उठाई। ब्रिटानियन साम्राज्य के प्रतिनिधि का अहंकार इतना भी निराधार नहीं था। सभी जानते थे कि कैंड्रियन साम्राज्य द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में ब्रिटानियन साम्राज्य सबसे शक्तिशाली संप्रभु राष्ट्र था। वे सभी टाइटन के साथ सिर टकराने से सावधान थे। साहसिक शब्द। प्रतिनिधि। गोर्टो गणराज्य के प्रतिनिधि ने उत्तर दिया। गोर्टो गणराज्य सेरेवियन पठार के क्षेत्र के विभाजन के बारे में कैंड्रियन साम्राज्य के प्रस्ताव को भी अस्वीकार करता है। सेकीगहारा संघ वर्तमान संप्रभु राज्यों के बीच क्षेत्र के विभाजन में भाग लेने के लिए तैयार है, बशर्ते कि क्षेत्र का विभाजन सकल घरेलू उत्पाद जैसे आर्थिक मापदंडों के अनुसार किया जाए। सेकीगहारा संघ के प्रतिनिधि। कैंड्रियन प्रतिनिधि ने गोरेट्यू गणराज्य और ब्रिटानियाई साम्राज्य के प्रतिनिधियों की ओर मुड़ते हुए सिर हिलाया। चारों देशों के प्रतिनिधि आपस में विचार विमर्श करने लगे, जबकि बाकी प्रतिनिधि बस देखते रहे।
उनमें से ज्यादातर प्रतिनिधि छोटे संप्रभु राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे, जिनके पास बातचीत करने की बहुत कम शक्ति थी और जो शिखर सम्मेलन में सीट पाने के लिए मुश्किल से ही योग्य थे। इसके बजाय वे बस 4 सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों कैंड्रियन साम्राज्य, सेकिगहारा संघ, गोर्टो गणराज्य और ब्रिटानियन साम्राज्य को आपस में लड़ते हुए देखते रहे। वे वास्तव में जो सबसे अच्छा कर सकते थे वह ये था कि इन 4 राष्ट्रों द्वारा जो भी समझौता किया गया उसमें सर्वोत्तम नियम और शर्तें सुनिश्चित की गईं। ऐसा लगता है कि हम किसी समाधान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये दुखद है, कैंड्रियन प्रतिनिधि ने कहा। यदि ब्रिटानियन साम्राज्य और गोर्टो गणराज्य क्षेत्र के विभाजन पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं है, तो कैंड्रियन साम्राज्य को इसके बजाय कोई दूसरा प्रस्ताव बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रतिनिधि चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। क्षेत्र के विभाजन के बजाय कैंड्रियन साम्राज्य को प्रत्येक वर्तमान राष्ट्र को गारंटीकृत क्षेत्र के रूप में थोड़ी मात्रा में क्षेत्र आवंटित करने का प्रस्ताव करने की अनुमति दें। सेरेवियन पठार और कालकोठरी का शेष विशाल बहुमत किसी भी वर्तमान संप्रभु राज्य द्वारा स्वतंत्र उपनिवेशीकरण के लिए खुला है, कैंड्रियन प्रतिनिधि ने निष्कर्ष निकाला। सभी प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव पर विचार किया क्योंकि उन्हें प्रस्ताव का महत्व समझ में आ गया था। कालकोठरी की प्रकृति के कारण किसी भी छोटे या बड़े राष्ट्र के लिए झुलसी हुई धरती की नीति लागू करना काफी आसान था। सेरेवियन कालकोठरी के आत्मा विनाशकारी रक्षा तंत्र के कारण किसी को भी सेरेवियन कालकोठरी पर हमला करने के लिए कई मार्शल स्क्वायर भेजने की जरूरत थी और कालकोठरी को बहुत जल्दी भारी नुकसान उठाना पड़ता। उच्च क्षेत्रों के मार्शल कलाकारों के साथ इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता था जो मौजूद किसी भी राष्ट्र को सेरेवियन कालकोठरी को पूरी तरह से नष्ट करने की अनुमति देगा। बेशक कोई भी संप्रभु राष्ट्र नहीं चाहेगा कि सेरेवियन कालकोठरी का विनाश हो, खासकर तब जब ये संसाधनों से भरपूर एक समृद्ध स्थान था। समस्या ये थी कि अगर कुछ देशों को सेरेवियन कालकोठरी का एक हिस्सा भी हासिल करने से रोका गया तो इन देशों के लिए कालकोठरी को नष्ट करने के लिए एक तार्किक प्रोत्साहन था, क्योंकि यह अन्य देशों द्वारा किए गए लाभ को कम कर देगा। कैंड्रियन साम्राज्य के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में सभी वर्तमान संप्रभु राष्ट्रों को एक छोटा लेकिन मुख्य क्षेत्र प्रदान करके उस मुद्दे को संबोधित किया गया जिस पर सभी राष्ट्र अतिक्रमण न करने पर सहमत होंगे। इस तरह किसी भी अन्य संप्रभु राष्ट्र को झुलसी हुई धरती की नीति अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ग्राहल साम्राज्य कैंड्रियन साम्राज्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विनफ्राना राष्ट्रमंडल डची भी कैंड्रियन साम्राज्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता है। एक एक करके सभी प्रतिनिधियों ने कैंड्रियन प्रतिनिधि द्वारा रखे गए प्रस्ताव की उपयोगिता को पहचाना। ब्रिटेनियन साम्राज्य का प्रतिनिधि। कैंड्रियन प्रतिनिधि ने उसका सामना किया। ब्रिटेनियन साम्राज्य इस शिखर सम्मेलन में एकमात्र सदस्य है जिसने अभी तक इस मामले पर अपना रुख नहीं बताया है। ब्रिटानियन साम्राज्य का प्रतिनिधि कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसके मुंह से हल्की सी आह निकली। उद्धरण चिन्ह। ब्रिटेनियन साम्राज्य कैंड्रियन साम्राज्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता है। प्रस्ताव बहुत ज्यादा तर्कसंगत था, यहाँ तक कि ब्रिटानियन साम्राज्य भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि जिन देशों को धमकाया गया था वे ऐसे उपायों का सहारा नहीं लेंगे। अगर ऐसा हो भी सकता है तो भी जरूरी उपाय बहुत ज्यादा होंगे। इसके लिए सेरेवियन पठार पर निगरानी के लिए बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत होगी, जिससे सेरेवियन कालकोठरी एक बोझ बन जाएगी। इसके बजाय कैंड्रियन साम्राज्य के प्रस्ताव ने एक निश्चित सीमा तक ये गारंटी दी कि उपस्थित किसी भी संप्रभु राष्ट्र द्वारा कोई भी अग्निजला नीति लागू नहीं की जाएगी। तो फिर सर्वसम्मति से सहमति बन गई है। कैंड्रियन प्रतिनिधि ने सिर हिलाया। तो फिर हम वितरण के विवरण पर काम शुरू करते हैं। इसके बाद इस बात पर गहन बहस हुई कि भाग लेने वाले राज्यों को कितनी जमीन की गारंटी दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर काफी विवाद और संघर्ष हुआ। आवंटित की गई जमीन की मात्रा बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं हो सकती थी। ये बिल्कुल सही मात्रा में होनी चाहिए। यदि यह बहुत अधिक था तो छोटे और कमजोर राष्ट्रों को उस क्षेत्र की मात्रा तक पहुंच प्राप्त करके अनुचित रूप से लाभ होगा जिसे वे सामान्य रूप से बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। फिर भी यदि राशि बहुत कम थी तो ये किसी भी मौजूदा राष्ट्र को झुलसी हुई धरती की नीति लागू करने से रोकने के लिए एक व्यवहार्य निवारक के रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि लाभ बहुत कम होगा और सेरेवियन पठार को नष्ट न करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं होगा। राष्ट्रों को सावधान रहना था और सही संतुलन बनाना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी गलत न हो जिससे सेरेवियन कालकोठरी का विनाश हो।